नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणिक माध्यम से करते हैं और इसी क्रम में ये आपके लिए प्रस्तुत है वन लाइनर कह लीजिए, नोट्स कह लीजिए, रिवीजन कह लीजिए, या ये कह सकते हैं कि फास्ट रिवीजन। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी है या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को पढ़ा है, सरल इतिहास पढ़ा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक, ये तीनों चारों चीज़ें जिनके नाम लिए हैं प्लेलिस्ट में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की चल रही है। इन सब के बाद ये एक तरीके से हमारे टेस्ट हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है हमें वो याद है। यूपी टीजीटी पीजीटी आगे आयोजित होने वाली है, तो उसके प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट में कैसे पूछे जाते हैं और विशेषतः आरपीएससी के एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद DSSB और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का ये संकलन है, जो वन लाइनर के जैसे मैंने लिखा है, जहां आवश्यक है वहां पर ऑप्शंस भी लिखे हैं। तो एक तरीके से पूरे भारतेंदु काल का यह आपका रिवीजन है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा, इसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। जो शेष रह गया वो भी धीरे धीरे इन्हीं नोट्स में मैं ऐड कर दूंगी। पहला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि जो हो, मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये पीजीटी 2018 में पूछा है, तो भारतेंदु काल को पढ़ रहे हैं, तो ये भारतेंदु जी का ही स्वयं का कथन है। सबसे कम आयु किस लेखक की रही है? थोड़ा सा इसको सेट करते हैं और फोन को, ताकि और अच्छे से दिखे। सबसे कम आयु भारतेंदु जी की रही है, मात्र 35 वर्ष। 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई और 35 वर्ष की अल्प आयु में भी इन्होंने हिंदी साहित्य में इतनी रचनाएं लिख दी कि पूरा ये एक युग, पूरा एक 20-25 वर्षों का जो समय, हम उसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा है? भारतेंदु का खड़ी बोली में, देखिए अब सब जानते हैं कि गद्य की भाषा, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु काल में गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली होने लग गई। लेकिन पद्य की भाषा कौन सी रही? ब्रज। जैसे वो ऊपर कह रहे हैं कि प्रयास बहुत किया उन्होंने कि कविता को खड़ी बोली में लिखें, लेकिन लिख नहीं पाए, उनका मन नहीं लगा। लेकिन फिर भी युग की आवश्यकता को समझते हुए इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी, जिसका संग्रह है फूलों का गुच्छा। यूपी पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा दशरथ विलाप भी, ये जो काव्य है इनका दशरथ विलाप, यह भी इन्होंने खड़ी बोली में लिखा। लेकिन अत्यधिक प्रसिद्धि किसे मिली? फूलों का गुच्छा। तो बारंबार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो फूलों का गुच्छा पूछा जाता है। यहाँ अगर यूपी पीजीटी लिखा है तो आप ये ना सोचें कि ये यूपी पीजीटी में नहीं, ये नेट में भी पूछा हुआ है, ये जीडी से वाले एग्जाम में भी पूछा हुआ है। लेकिन मैं अभी जिस बुक से नोट्स तैयार कर रही हूँ उसके फिर इसमें, जैसा कि मैंने आपको कहा, ऐड करती रहूँगी और फाइनल जो आपके पास उपलब्ध होंगे नोट्स वो बेहतरीन होंगे। तो इसी हिसाब से जगह छोड़ते हुए नोट्स मैंने बनाए हैं। आगे देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित था? 4 ऑप्शंस कोई भी हो, आप ध्यान रखिए। भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग आपको याद है, भक्ति काल में हमने पढ़ा है। सूरदास के जो गुरु थे बल्लभाचार्य, उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि यानी प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना। ये सब भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं डिटेल में, उस पर नहीं जाएंगे। सही उत्तर है भारतेंदु। और बकरी विलाप किसकी रचना है? यह भी भारतेंदु की रचना है। ये यूपी पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न हैं आपके, ठीक है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं भारतेंदु और बकरी विलाप भी इनकी रचना है। अन्य रचनाओं को कल की कक्षा में हमने देख लिया था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उसमें आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद टॉपिक चल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा हो जरूर देख लिएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए हैं मैंने आपके आरपीएससी वाले। ये आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2020 के एग्जाम में जो पूछे हुए हैं और 2014 के डिटेल में मैंने लिखा है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा उद्देश्य नोट्स के रूप में लिखना है, नोट्स बनाना है। तो कौन से
सही है भारतेंदु युग से संबंधित या भारतेंदु से संबंधित, उसको भी जानेंगे, क्योंकि यही वन लाइनर अगली बार ऑब्जेक्टिव बन के आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख लीजिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ये किसकी कविताएं है? तो ये भारतेंदु जी की कविता है, जो उनकी काव्य कृति है प्रेम माधुरी, उसकी कविता है यमुना छवि। ठीक है, तो ये उसका अंश है। इनकी जो कविता है यमुना छवि, ये जो पूरी इन्होंने तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ये यमुना नदी का तट का वर्णन है। इनकी एक काव्य कृति है प्रेम माधुरी, वहां से ये ली है और भाषा ब्रज है। 2020 में अगला प्रश्न जो पूछा था वह देख लीजिएगा, भारतेंदु जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला देखिए, वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे, सभी जानते हैं। वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, शुक्ल की बुक में बार बार हमने पढ़ा है इसको। और उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, सभी जानते हैं। अभी उन्होंने कविता के विषय में पढ़ा, क्या लिखा है वह भी पढ़ा, फूलों का गुच्छा कविता का संग्रह, इसके अलावा अंधेर नगरी, बहुत सारे नाटक, भारत दुर्दशा, वो सब गद्य है और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा है। निबंध में उनके निबंध भी पढ़े हैं, उनके नाटक भी पढ़े हैं। उन्होंने प्राचीन की उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये गलत है। नवीन को अंगीकार किया ये तो सही है, नवीन को स्वीकार किया, नई नई विधाओं में, नई नई भाषा में रचना की, लेकिन प्राचीन की उपेक्षा नहीं की। शुक्ल की बुक में विस्तृत रूप से इसे हम पढ़कर आए हैं। तो बार बार, जैसा मैंने कहा कि अगर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय हमें लगेगा। शुक्ल की बुक अभी तक नहीं पढ़ी हो तो आप कुछ वीडियोस के स्किप करके भारतेंदु वाला वीडियो देखिएगा। तो भारतेंदु वाला जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यानपूर्वक जो किताबें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए, इसमें बुक मेरे पास है भी, लेकिन अब इसमें पर्टिकुलर ये लाइन कहाँ लिखी होगी ये मुझे ध्यान नहीं। बाकी हाईलाइट मैंने हाईलाइट करवाते हुए आपको पढ़ाया, लेकिन समय लग जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आपके लिए ढूंढ लिया है मैंने। प्राचीन की उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये लिख रहा है ना। देखिए, मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, बच्चों ने दोबारा कर दिया। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वो दोनों को जोड़कर इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का परिवर्तित रूप प्रतीत हो, ना कि ऊपर से लपेटी हुई वस्तु। ये ना, तो इससे आपको पता चल रहा है कि वो प्राचीन की उपेक्षा नहीं कर रहे थे। अब इसको आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन वो हम सब नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। तैयार हो गए। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने की, ठीक है। भारतेंदु ने गद्य में रचना की, पद्य में की या दोनों में की? तो उसका उत्तर है दोनों। तो इस प्रकार आपके लिए ये टीजीटी पीजीटी के वन लाइनर के रूप में भी काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में भी काम आएंगे। भारतेंदु के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। अभी पढ़ा है, जस्ट अभी दिखाई है आपको ये लाइन मैंने, सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। बिल्कुल इन पर पद्माकर का प्रभाव रहा है, ये भी पढ़ा है इसी बुक में। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचना प्रस्तुत की, डेफिनेटली की। और इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा। अभी 10 बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ। काव्य की बात आ जाए तो ब्रज ही है। काव्य गद्य की भाषा खड़ी हो गई, लेकिन पद्य अर्थात काव्य की शैली क्या रही? ब्रज भाषा वाली शैली ही रही। तो ऑप्शन डी गलत है। ये आपके 2020 वाले प्रश्न चल रहे हैं, आगे देख लेते हैं।
भारतेंदु योगेन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? रीतिकाल की तुलना में इस काल में साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई। बिल्कुल नए नए विषय आप चयन कर सकते थे, नाटक, निबंध, इनके क्षेत्र में आप नए नए विषयों पर लिख सकते थे, है ना। भौं और काफी लिखा गया है ना इस तरीके से। आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों को देखिए, क्या वैरायटी है उनमें। तो बस वही विविधता इसमें समस्या पूर्ति हुई। भौं और है ना, और प्रहसन भी लिखे गए। आगे देखते हैं, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रसार प्रसार पर बल दिया गया। हाँ, आप जानते हैं कई सारे समाज सुधार आंदोलन इस दौरान हुए, तो ये भी सही है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, यह भी बिल्कुल सही है। और राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की, ये गलत है। देशभक्त तो थे, लेकिन अंग्रेजी राज्य की एकदम प्रत्यक्ष में आकर भर्त्सना करना उस समय संभव भी नहीं था। और इन लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो शासन है वो कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था इनके समय तक, तो इन्हें थोड़ा ये था कि शांति की स्थापना हो सकती है, प्रगति की इनको आशा थी। तो राजभक्ति तो इनमें रही है थोड़ी बहुत, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आरपीएससी 2014 वाले प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित असत्य कथन कौन सा? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, सही है। भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ व प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, यह भी सही है। तो बिल्कुल ऊपर वाला ही जैसे रिपीट हो रहा है ना। गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है। 2014 के ही प्रश्न 20 में रिपीट हो गया है ना। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि काव्य की भाषा क्या रही, ब्रज रही। देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाए, ये भी सही है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में का जो उत्तर है वो यहाँ पर ऑप्शन में है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बारंबार पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। नो। भारतेंदु के हिंदी के योगदान का स्वरूप क्या रहा? स्वयं रचनाएं लिखी, बिल्कुल। समाचार पत्र भी निकाले, भारतेंदु मंडल का गठन भी किया, इन सभी माध्यमों से उन्होंने अपना हिंदी में योगदान दिया। ये 2014 का है, जो बहुत ही ईजी है, नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप कर लेंगे ना। और ये भारतेंदु मंडल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनको भी लिख दिया है, एक पेज मैंने खाली छोड़ दिया है यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इन्हें पूरी तरीके से नोट्स के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो यदि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो आप पढ़ ही लेंगे, और नहीं तो फिर बेहतरीन नोट्स आपके समक्ष ये प्रस्तुत करूंगी मैं। भारतेंदु काल से संबंधित साहित्यकार नहीं है। राधिका रमण प्रसाद सिंह नहीं है, ये कहानीकार थे, बाद के लेखक हैं। तो ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा कौन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास हैं। और भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र सही उत्तर होगा। जो भी 4 अन्य दिए थे उनमें से ये टीजीटी 2016 का है। 2013 वाला डिग्री कॉलेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को पूछा गया था। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2015 में पूछा गया था कि बालकृष्ण शर्मा कौन सा भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है? तो बालकृष्ण शर्मा नहीं था, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और लेखक रहे हैं। यूपी जीडीसी प्रवक्ता 2017 में 4 लेखक दे दिए गए और पूछा भारतेंदु मंडल का या भारतेंदु काल का कौन नहीं है? तो उसका उत्तर था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। यूपी पीजीटी में फिर 4 ऑप्शन दे के पूछा कि कौन भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो उसमें प्रेमचंद नहीं थे, क्योंकि प्रेमचंद का तो अपना ही एक अलग स्वैग है, अपना ही एक अलग काल है। तो इसके बाद यूपी पीजीटी के प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ किया है, इसे देखेंगे नेक्स्ट आपके कक्षा में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, बार बार कहना नहीं अच्छा लगता, आपको जो अच्छा लगे वो करें। कुल मिला के आपके क्या विचार हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, बता दें, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए आगे ला पाऊँ। मिलती हूँ पुनः आपसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।